हेलो दोस्तों, सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस कराए थे और जो बुक मैं रेफर कर रहा हूं वो है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की कंप्यूटर की बुक आती है यूपीपीएससी के लिए। इस बुक के क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उसमें लेवल भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं इस बुक को रेफर कर रहा हूँ। इसमें बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न दे रखे हैं, तो आपको अगर हिंदी में किसी इंग्लिश में किसी को दिक्कत हो तो हिंदी में पढ़ सकता है, और हिंदी में किसी को इशू हो तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। मैं 20 तक करा चुका हूँ और मैंने इसके लिए नोट्स भी बना लिए हैं, और नोट्स में अपडेट कर रहा हूँ, कुछ कुछ अभी पॉइंट्स उसमें बाकी है, तो मैं नोट्स भी बता देता हूँ अपने। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स है, अगर आप इस इनको पढ़ लेते हो ना तो मतलब कोई टॉपिक रहेगा नहीं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं और कलरफुल नोट्स हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग से। जैसे सपोज कैशे मेमोरी का है, तो कैशे मेमोरी से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको मैंने ब्राउन कलर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये मेरे पर्सनल नोट्स है, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 21st क्वेश्चन क्या है बोलता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। द मैक्सिमम कंबाइंड लेंथ ऑफ द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इंक्लूडिंग द स्पेसेस बिटवीन एडजेसेंट आर्ग्यूमेंट इज, ठीक है। तो कमांड लाइन तर्कों की अधिकतम संयुक्त लंबाई आसन तर्कों के बीच की जगहों सहित कितनी होगी। तो देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो CLI होते हैं, जैसे लिनक्स होता है उस पर टर्मिनल जब ओपन करते हैं हम, तो टर्मिनल पे हम जो कमांड डालते हैं, तो उस कमांड को जो हम लिखते हैं ना वहाँ पे जो टर्मिनल को, उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बोलते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है उसके अलावा एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है हमारे पास कुछ भी टास्क करवाने का। तो जैसे विंडोज में तो क्या होता है, जैसे मान लो क्या होता है यूनिक्स में, शुरू में जब कंप्यूटर्स बने थे तो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं थे। तो जैसे आप यहाँ पे मैं क्लिक, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो ये जो है पूरा टैब बंद हो जाएगा। तो हमें वहाँ पे टैब बंद करने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले हमें वहाँ पे कमांड डालनी पड़ती थी, तो कमांड से सारा काम होता था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम CLI, कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब इसका जो ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड लाइन आर्गुमेंट का जो स्पेस होता है, जो उसमें जो लिमिट, उसकी जो लेंथ का जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। तो लेंथ किसी में 128 होती है, किसी में 256 कैरेक्टर्स होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे वेरी करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह का उस हिसाब से उसकी लेंथ वेरी करेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सुपरवाइजर स्टेट क्या होती है, तो भाई सुपरवाइजर स्टेट होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसपे यूजर का एक्सेस नहीं होता, ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम, अभी इसको चलाते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर स्टेट, ओके। तो देखो सुपरवाइजर स्टेट ओनली अलाउड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। सुपरवाइजर स्टेट केवल ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ कर सकते हैं, जैसे मैंने अब आपको बताया था, क्योंकि ये ऐसी स्टेट होती है, सपोज कुछ सिस्टम में कुछ इशू आ गया, ठीक है, या मान लो मुझे हार्डवेयर में कोई दिक्कत हो गई, तो उस पे अगर यूजर का एक्सेस होने लग जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि अगर कोई फेलियर हो जाता है ना सिस्टम में, तो उसको रीस्टोर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो जैसे सुपरवाइजर स्टेट में जाने के बाद वो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, रीइंस्टेट हो जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं और वो कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम है उसको। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं सुपरवाइजर स्टेट में, एक्टिव होते हैं सारे इंस्ट्रक्शन। तो सुपरवाइजर स्टेट इसलिए यूजर के हाथ में नहीं होता, ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है कि उसको कब जो है इनिशिएट करना है, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन क्या है, सेक्टर इंटर लिविंग इन डिस्क इज डन बाई। तो भाई ये सीधा सीधा काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सेक्टर इंटर लिविंग। सेक्टर इंटरलीविंग के अंदर आप इसके फैक्टर वगैरह पढ़ते हो, मैं आपको नोट्स में बता देता हूँ। सेक्टर इंटरलीविंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। तो आप मेरे इन नोट्स को आप जो है रेफर कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये रहा, ठीक है। इंटरलीविंग इन इज डन इन, इंटरलीविंग जो प्रोसेस होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक एक चीज़, इसके फैक्टर पढ़ लेना है, ठीक है। ये आप मेरे नोट्स पढ़ लेना, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप मेरे नोट्स को डायरेक्टली पढ़ सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कि इंटर लीव इसके फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं,
मैं इसको जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, 24th क्वेश्चन पे आते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो भाई ये चारों कंडीशन नेसेसरी होती है। नॉन प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूशन और ये पार्शियल अलोकेशन। मैं इसका डिटेल में बता देता हूँ आपको, मैंने नोट्स इसके बना रखे हैं। डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि डेडलॉक से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज में डेडलॉक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो डेडलॉक की चार कंडीशन होती है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो ये चारों कंडीशन देखो इसमें डिटेल में लिख रखा है मैंने। मैं इस इन नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डेडलॉक के बाद 25वां प्रश्न क्या है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य। भाई अगर किसी चीज को हम सपोज मशीन को शेयर करें तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है, भाई यूजर को हमें फायदा पहुंचाना है। बस एक ध्यान बात याद रखना आपको, कभी भी जैसे नेटवर्क शेयरिंग हो गई, टाइम नेटवर्क शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि यूजर को है ना, हमें बेस्ट से बेस्ट सर्विस देनी है। तो यूज़र को बेस्ट से बेस्ट सर्विस कब देंगे, जब यूज़र जो रेस्पॉन्स टाइम होगा हमारा, यूज़र ने हमसे कोई चीज़ मांगी और हमने उसको मिनिमम टाइम में दे दिया, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अच्छे से वर्क करेगा। तो इसमें सबसे अच्छा काम करता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, मान लो एक मशीन है, ठीक है, मैं बैंक की बात करता हूँ, ये बैंक है, इसमें तीन हमारे जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 9 लोग आए हुए हैं, तो 9 लोग है, यहाँ तीन तीन लोग बढ़ जाएंगे आराम से। तो वो तीन तीन लोग आराम से बढ़ जाएंगे और यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये एक दूसरा बैंक है, यहाँ पे केवल एक आदमी है, मशीन वही है, ठीक है। उस आदमी की मशीन में एक्सेस पावर ज़्यादा होगी, लेकिन वो अकेला काम कर रहा है 9 लोगों के लिए, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये अकेला 9 लोगों को एक इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे सकता जितने तीन लोग मिलकर दे सकते हैं। भले ही उनका सिस्टम थोड़ा धीरे काम करे, लेकिन फिर भी वो इस आदमी से तो जल्दी काम करके दे देंगे। ये कंसेप्ट होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना, मैंने बैंक के एग्जांपल से आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं 26th क्वेश्चन पे। तो 26th क्वेश्चन क्या बोलता है, द द यूनिक्स कमांड कैट और ग्रैप। देखो यहाँ पे दो कमांड दिख रही है आपको, कैट और ग्रैप। तो देखो फर्स्ट कैट पे बात करते हैं। कैट का यूज क्या होता है, कैट कमांड का यूज होता है, मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ विद डेटा, तो हम कैट का यूज करूंगा, ठीक है। ग्रैप का मतलब होता है ये रेगुलर एक्सप्रेशन को सर्च करके प्रिंट करता है। जैसे मान लो मुझे किसी फाइल में केशव नाम सर्च करना है, मेरा नाम सर्च करना है केशव, तो ग्रैप कमांड का यूज करके मैं उसको सर्च कर सकता हूँ और प्रिंट कर सकता हूँ। तो ग्रैप ऐसे यूज होती है। तो इसका सीधा सीधा सही उत्तर हो जाएगा भाई, स्ट्रिंग होती है ना, उसको डिस्प्ले कराने का काम आता है ग्रैप कमांड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी एच मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सी एच मोड कमांड तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिक्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कमांड होती है, जैसे सी एच मोड हो गया, कैट हो गई, टच हो गई, तो ये सब आप पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सी एच मोड कमांड देखो सीधी सी बात है, एक्सेस, सी एच मोड जहाँ भी दिख जाए ना, तो आप समझ लेना एक्सेस से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो चेंजेस द एक्सेस परमिशन फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। यूजर को एक्सेस देना है या किसी फाइल और डायरेक्टरी में क्या एक्सेस क्या रखना है, इसका काम हम सी एच मोड कमांड के थ्रू करते हैं। अब आते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन के बोल रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब रूटीन इज अनलाइकली टू बी कर्नल। तो भाई कर्नल के, आप ये दिमाग लगाओ, कर्नल जो होगा ना, कर्नल के अंदर वो सब रूटीन्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो घड़ी का वास्तविक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये कर्नल ही इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि घड़ी के टाइम से ना आपकी बहुत सी चीज़ें चलती है सिस्टम में। अगर ये घड़ी का टाइम खराब गलत रहने लग जाए ना, तो आपका देखना कई प्रोग्राम्स आपके चलेंगे नहीं। ये आपने देखा होगा, आपका इंटरनेट कभी कभी नहीं चलता और वहाँ पे एरर आती है कि आपका क्लॉक टाइम सही नहीं है। तो इस चीज़ को ना कर्नल मेंटेन करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम के सही वर्क करने के लिए। सॉर्टिंग एल्गोरिदम जरूरी नहीं है। देखो कुछ कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल का हिस्सा हो सकती है, पर सारी नहीं होती, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, मतलब इसमें नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये नहीं है, सॉर्टिंग वाला नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें उत्तर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। सॉर्टिंग एल्गोरिदम कर्नल का हिस्सा कुछ कुछ हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं होती, ठीक है। तो इसका सबसे सही उत्तर बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 28 हो गया ना, 28 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 29 पे। मैं जूम कर देता हूँ उसको, थोड़ा आपको अच्छे से दिख जाएगा। स्पूलर, देखो स्पूलर वर्ड सुनते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, स्पूलर किसके अंदर काम आता है, स्पूलर काम आता है ये, स्पूलर अलाउ प्रिंटिंग, ठीक है। ये काम आता है हमारे प्रिंटर से रिलेटेड है, ये सीधी सी बात है, प्रिंटर से रिलेटेड।
अब स्पूलर होती क्या है? स्पूलर एक प्रोसेस होती है। सपोज 10 कर्मचारी हैं बैंक में, 10 ने जो है प्रिंट प्रिंट 10 के पास एक प्रिंटर है, मल्टीपल यूजर है और प्रिंटर एक है मेरे पास। अब मुझे 10 कागज प्रिंट कराने हैं, तो कैसे कराऊंगा? जो सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन दबाएगा उसका कागज सबसे पहले प्रिंट होगा। तो ये मैनेज कौन करता है? ये स्पूलर मैनेज करता है, याद रखना ना, स्पूलर मैनेज करता है ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन क्या है? एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या कहलाती है भाई? ग्लिच बोलते हैं उसको। ग्लिच, या अब आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में इसको ग्लिच बोलते हैं। जार्गन होता है, कंप्यूटर जार्गन मतलब क्या होता है आम बोलचाल की भाषा में? ग्लिच मतलब यार कोई मेल फंक्शन होने लग जाए किसी चीज का। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो और अचानक वो बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया मेरा, ठीक है, एरर आ गई कुछ ना कुछ, तो इसको ग्लिच बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं 31st क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं 31st क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज नॉट रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ डिमांड पेज मेमोरी मैनेजमेंट? देखो इसको मैंने बहुत अच्छे से मेरे नोट्स में कवर कर रखा है, आप आराम से देख सकते हो। डिमांड पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। पेज रिप्लेसमेंट मेथड्स होते हैं तीन तरह के, फीफो, ऑप्टिमल एल्गोरिथम और एलआरयू। ये होता है लीस्ट यूज, ये होता है लीस्ट यूज्ड पेज, ठीक है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, इसका क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। देखो, एक तो वर्चुअल मेमोरी एंड फॉल्ट रेट, इसका ये, ठीक है। जो एलआरयू पेज रिप्लेसमेंट होती है ना, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज, सॉरी इसका मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज बोलते हैं इसको, एलआरयू पेज रिप्लेसमेंट। इसका क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है आईए के एग्जाम में, जेवीएनएल आईए जो मैंने दिया था 2018 में, तो इसका प्रश्न आया था एलआरयू क्या होती है और कैसे काम करती है। तो इसका थोड़ा सा आप याद रख लेना, एलआरयू कैसे काम करती है। तो ये मैंने पूरे इसके नोट्स बना रखे हैं एलआरयू के, तीनों के, फीफो, ऑप्टिमल एल्गोरिथम और एलआरयू। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी डिमांड पेज मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, तो भाई एलआरयू और फीफो तो हमने देख ली, दोनों होती है। सी, सी ऑप्शन, राउंड रॉबिन नहीं होती, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। असेंबलर डायरेक्टिव क्या होती है? तो भाई असेंबलर डायरेक्टिव क्या काम कर सकती है भाई? ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्राम के, उनको स्टोरेज अलोकेट कराती है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही इसका फीचर होता है। हम देख लेते हैं भाई नीचे, इसका और डिटेल में देख लेते हैं कि इसके वर्क क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, असेंबलर डायरेक्टिव आर इंस्ट्रक्शन टू द असेंबलर टू परफॉर्म वेरियस बुक कीपिंग टास्क, स्टोरेज रिजर्वेशन, तो हमने देख लिया ना, स्टोरेज रिजर्वेशन के अंदर ही आता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को स्टोर करना, उनको स्टोरेज एलोकेट करवाना, ये काम असेंबलर डायरेक्टिव्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली जो असेंबलर को दिए जाते हैं। बस इतना ही आपके लिए जानना काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं 33rd क्वेश्चन पे। तो देखो 33rd क्या बोल रहा है? अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का मेथड कौन सा है? तो इसमें बड़ी सिस्टम होता है। बड़ी सिस्टम ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास 1 MB रैम है, 1 MB मेरे पास स्टोरेज है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है। अब मुझे मान लो दो मेरे पास जो है, उसको दो टुकड़ों में तोड़ना है इस तरीके से, एक तो 700 MB एक प्रोसेस को दे दूं मैं, और एक मुझे मान लो 100 MB है, वो एक और प्रोसेस को देखो, बाकी फिर बच जाएगा वो अलग। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू कर सकते हैं? बड़ी सिस्टम के थ्रू हम आराम से इसको अलोकेट कर सकते हैं। तो आप, मैंने इसके लिए अलग से नोट्स में भी लिख रखा है बड़ी सिस्टम क्या होता है। तो देखो, बड़ी सिस्टम एक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं मेमोरी को, ऐसे पार्टी इस तरह से उसका पार्टीशन करते हैं कि सभी प्रोसेसर सेटिस्फाई हो सके, ठीक है, मेमोरी रिक्वेस्ट जितनी भी प्रोसेस कर रही है वो सब सेटिस्फाई हो सके, तो बड़ी मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम आराम से कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा ए। बड़ी सिस्टम मेमोरी प्रबंधन प्रणाली का एक, मतलब एक तरह का मेमोरी प्रबंधन प्रणाली लागू करने की एक विधि होती है, ठीक है। आगे आते हैं 34th पे। तो 34वां प्रश्न क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम विच डील्स विद द रनिंग ऑफ एक्चुअल कंप्यूटर एंड नॉट विद इन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम के बारे में मैंने ढंग से इसमें डिटेल में लिख रखा है।
सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं? देखो, ये सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब यूजर से और जो सिस्टम कॉल से, मतलब जो कर्नल होता है उसके बीच में जो हिस्सा होता है ना, वो सिस्टम प्रोग्राम्स का होता है। तो आप ये डायग्राम पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 34th हो गया, अब 35th पे चलते हैं। तो 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बेस्ड है? तो भाई कर्नल अप्रोच पे बेस्ड है। सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो 35 हो गए, अब हम 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको ढंग से दिख जाए। ठीक है, अब देखो क्या, द टेक्निक ऑफ रिप्लेसिंग रन टाइम कंप्यूटेशन। ये देखो, कंपाइलर डिजाइन एक सब्जेक्ट आता है 5वें सेमेस्टर में, जब आप बीटेक करोगे कंप्यूटर साइंस से। तो हमने पढ़ा था तब 5वें सेमेस्टर में कंपाइलर डिजाइन, तो उसका क्वेश्चन है। तो कांस्टेंट फोल्डिंग एक टर्म होती है, तो जहाँ पे कांस्टेंट फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, ये ऐसी टेक्निक होती है जो रन टाइम कंप्यूटेशन को कंपाइल टाइम से रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कि जो है रन टाइम कंप्यूटेशन को बदलने की तकनीक कंपाइल टाइम के अंदर। अब देखो, रनिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन। तो भाई रनिंग टाइम किस किस पे डिपेंड करता है? रजिस्टर किस तरह का यूज़ करो, बिल्कुल सही है। एड्रेसिंग मोड का बिल्कुल यूज़ होता है। और कंप्यूटेशन किस तरह परफॉर्म की जाती है उसका भी यूज़ होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ द वो। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। पिक द मशीन डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं एग्जाम्स में। तो मशीन निर्भर ऑपरेटिंग सिस्टम सुविधाओं को चुने। तो इसमें भाई इंटरप्ट प्रोसेसिंग ऐसी होती है जो मशीन डिपेंडेंट होती है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, देखो आपको पता नहीं चलेगा इसमें जब तक आपको इसका आपने पढ़ा नहीं होगा। तो इंटरप्ट प्रोसेसिंग होती है मशीन डिपेंडेंट, याद रखना ये आप। ठीक है, 39th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following techniques is preferable for transferring large amount of data to and from a memory in a short time? तो भाई ये DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, मैंने इसके लिए नोट्स बना रखे हैं अलग से। तो DMA होता है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं इसको। तो फीचर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो, देखो क्या बोलता है, अलाउ सर्टेन हार्डवेयर सबसिस्टम टू मेंटेन मेन मेमोरी इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल सीपीयू से। अगर मुझे इंडिपेंडेंट मेमोरी अगर क्रिएट करनी है तो मैं डीएमए का यूज़ करूँगा, मेंटेन करनी है तो। ठीक है, बस इतना है, और आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना, मैंने जितना लिख रखा है काफ़ी कुछ लिख रखा है। 39th क्वेश्चन हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे आज के फाइनल क्वेश्चन पे, डॉट बैक। तो भाई डॉट बैक से सीधा ही आप समझ जाओ बैकअप फाइल होती है। तो बैकअप फाइल, और मैंने इसके लिए लिख भी रखा है भाई, डॉट बैक क्या होती है, फाइल नेम एक्सटेंशन होता है और ये बैकअप फाइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए और मात्र आपके 18 मिनट लिए हैं। 18 मिनट में मैंने आपके 20 क्वेश्चन करा दिए। तो मैं इसी तरह के क्वालिटी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो यार प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ये आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये क्वेश्चंस तो ये मान लो आप आपके लिए बहुत अच्छे से एक तरह से आपकी प्रिपरेशन में एक एडिशन ऐड करेंगे, एक मतलब एक तरह से उसको सप्लीमेंट ही करेंगे। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये जितने भी शब्द मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बता रहा हूँ मैं। ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, मैंने बहुत सी अदर बुक्स भी पढ़ी है, मुझे उनमें से ये बुक थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो यार इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह की वीडियोज़ में आगे लेके आता रहूँगा। तो यार इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना आप। तो इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।